नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने आम चुनाव की तैयारियों पर दिया अपडेट। कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। कहा, सुविधा मोबाइल ऐप पर उम्मीदवारों के लिए हर जानकारी। आचार संहिता के उल्लंघन पर भी आयोग की नजर। राजधानी देहरादून से भाजपा ने फूका चुनावी बिगुल। खोला 5 लोकसभा सीट के लिए चुनावी कार्यालय। उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख भी तय। 22 से 27 मार्च तक बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नॉमिनेशन। हल्द्वानी में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे मतदान की सुविधा। बीएलओ को दी गई फॉर्म नंबर 12D की जानकारी। पोस्टल बैलेट के जरिए दिव्यांगजन और बुजुर्ग करेंगे मतदान। और युवा उत्तराखंड के भविष्य की कुंजी युवा मतदाताओं के हाथों में। प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा मतदाता लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का तय करेंगे भाग्य। निर्णायक होगी भूमिका। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं चुनाव आयोग की। राजधानी देहरादून में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सुविधा मोबाइल ऐप पर दस्तावेजों की जानकारी लेने के साथ ही पोर्टल पर नामांकन के लिए समय और तारीख भी ले सकते हैं। वहीं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर भी अब तक सी विजिल ऐप पर 3000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। हर अपडेट पर नजर रखी जा रही है। कल हमारी पब्लिक नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है सभी आरओ मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को झटके देते हुए उनके नेता तेजी से पाला बदलते नजर आए। दल बदल पर करण माहरा ने तंज कसते हुए बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन बता डाली जिससे कांग्रेस के नेताओं के पाला बदलते ही सब दाग धुल जाते हैं। लेकिन सवाल तो यहां कांग्रेस पर भी खड़े होते हैं कि जब वही नेता घर वापसी के लिए कांग्रेस की ओर रुख करते हैं तो फिर पार्टी बाहें फैलाए क्यों उनका स्वागत करती है। ये रिपोर्ट देखिए। दल बदलुओं पर माहरा का तंज। बीजेपी में धुल जाते हैं दल बदलुओं के दाग। बीजेपी के लिए कुछ दाग अच्छे हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल मची है। सालों से कांग्रेस का हाथ पकड़कर चलने वाले नेता पार्टी को एकाएक अलविदा कह रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दे रहे हैं, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी के पास खास तरह की वॉशिंग मशीन है जिसमें पाला बदलते ही नेताओं के दाग धुल जाते हैं। आप भी सुनिए करण माहरा का ये बयान। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर और कांग्रेस का ये मुकाबला है। आने वाला समय बड़ा रोचक होगा और देखते हैं अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो उस वॉशिंग मशीन में नहाने के लिए जाने वाले हैं। करण माहरा के इस बयान में कई हद तक सच्चाई तो है, क्योंकि जब यही नेता कांग्रेस में रहते हैं तो उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं, जांच बैठाई जाती है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही सभी दाग नेताओं के धुल जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जिन नेताओं के पाला बदलने पर कांग्रेस तंज कस रही है, जब वही नेता अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मुड़कर घर वापसी करते हैं, फिर क्यों यही कांग्रेस बाहें फैलाए उनका स्वागत करती है। हालांकि जब इस मसले पर हमारी पार्टी ने कांग्रेस से सवाल पूछा तो कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे कांग्रेस की बड़ी गलती करार दिया है और इसे फिर से न दोहराने की बात कही है। बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कार्यकर्ता, क्योंकि जो खांटी कांग्रेसी है, जो अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है पार्टी के लिए, निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, कर्तव्यनिष्ठ भाव से काम कर रहा है, समर्पित भाव से काम कर रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक आघात होता है जब हम 5 सालों तक भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसियों के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के या दुराचार के मामलों पर हल्ला बोल करते हैं और उसके बाद
कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हीं की जिंदाबाद लगानी होती है। तो ये साल दर साल अब मुश्किल होता चला जा रहा है और मुझे लगता है कि अब पार्टी को इस पर कठोर स्टैंड लेना होगा, एक नियम बनाना होगा कि बाहर जो लोग जा रहे हैं पार्टी को चुनौतीपूर्ण कष्टपूर्ण समय में धोखा देकर, पार्टी की सीने पर खंजर भोंककर उनको वापस नहीं लेना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि बीजेपी किसी भी दागी नेता को बर्दाश्त नहीं करती। यदि किसी पर आरोप हैं तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व वोटता रहा है, किसी पे भी कोई भी आरोप लगा हुआ है, एफआईआर दर्ज है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसकी सजा वो भुगतेगा, हम किसी को रोकने का काम नहीं कर रहे। उसके अंदर हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, गुनाहगार को सजा मिलेगी। मोदी जी का संकल्प है, कोई भी जिसने देश के पैसे को लूटने का काम किया है, गरीब की उन्नति को रोकने का काम किया है, उसका स्थान जेल में होगा। फिलहाल इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस नेताओं का पाला बदलना सुर्खियों में बना है। इसी के साथ कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि देखना होगा कि जब यही नेता फिर से कांग्रेस में आने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं तो पार्टी का क्या रुख रहता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड पर आई उत्तराखंड भाजपा ने राजधानी देहरादून में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीजेपी अपने इस कार्यालय से प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर मॉनिटरिंग करेगी। इस दौरान सीएम धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा का परचम लहरेगा। उत्तराखंड में चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि टिहरी लोकसभा सीट के लिए 26 मार्च को नामांकन होंगे, वहीं अल्मोड़ा सीट के लिए 22 मार्च को नामांकन होगा। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को ही हरिद्वार सीट के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा, जबकि 23 मार्च को बीजेपी एक जनसभा को आयोजित करेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पौड़ी सीट पर 26 मार्च और नैनीताल सीट पर 27 मार्च को नामांकन होगा। सीएम धामी सभी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टम्टा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को टिहरी और गढ़वाल लोकसभा का नामांकन होगा और 27 तारीख को नैनीताल लोकसभा का नामांकन होगा। सभी नामांकनों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरा स्वयं रहना होगा। लोकसभा चुनाव में टिहरी सीट का नामांकन राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी कोर्ट में किया जाएगा। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान आचार संहिता का पालन करने पर भी जोर दिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 20 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 27 मार्च तक चलेगी, जबकि प्रत्याशी 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। हमारा जैसे ही नोटिफिकेशन होता है इलेक्शन का, उसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये हमारे द्वारा जो डीएम कोर्ट है वहाँ पे पूरा सेटअप एस्टैब्लिश किया गया है और बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्था हमने कर ली है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमने मीटिंग कर ली है और उनको अवगत करा दिया है सारी व्यवस्थाओं के बारे में और तैयारियों के बारे में। अल्मोड़ा लोकसभा में चुनावी जंग तेज हो गई है। चुनावी प्रचार में धार देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदीप टम्टा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। प्रदीप टम्टा ने प्रदेश के युवाओं से वादा किया, कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले अग्निपथ योजना को हटाया जाएगा। इस राज्य को, इस देश को तबाह कर दिया है और सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है
इन 45 सालों में इस देश का नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान, मेरे संसदीय क्षेत्र का नौजवान सड़कों में भटक रहा है। और इस सरकार ने दिया तो नहीं, लेकिन हमारे रोज़गार के सबसे बड़े सोर्स जो हमारी सैन्य परंपरा थी उसको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस ने भी कहा है, हम अग्निपथ योजना को, अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी जो हमारी सैन्य परंपरा थी सेना में भर्ती की, उसको पूरा शुरू करेंगे। वहीं भाजपा संगठन ने कांग्रेस पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस अब तक उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। ऐसे में भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की लेट लतीफी से उसको ही फायदा हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस नामांकन की तारीख निकलने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करे। देखिए, कांग्रेस की टिकट की चिंता कांग्रेस के लोगों को करनी है। जितना विलंब करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस के टिकट नामांकन के एक दिन बाद ही हो। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखकर आरोप लगाया कि डीजीपी का पद संभालने से पहले अभिनव कुमार सीएम धामी के प्रमुख सचिव रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि डीजीपी अभिनव कुमार की सत्ताधारी पार्टी से काफी नजदीकियां हैं। एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमको ये पूरी आशंका है कि वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे और चुनावी पूरी प्रक्रिया को भी प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि दूसरे किसी व्यक्ति को उनकी जगह पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और अब देखने वाली बात होगी कि हमारी जो आशंका है वो विश्वास में बदले, इससे पहले चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में ARO AP वाजपेयी ने सभी BLO के साथ बैठक की। बैठक में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे मतदान कराए जाने पर जोर दिया गया। ARO AP वाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों और 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए BLO को फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। BLOs को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो BLOs को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके ख़त्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार युवा उत्तराखंड के भविष्य की कुंजी भी युवा मतदाताओं के हाथों में है। युवाओं का मतदान प्रतिशत राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की जीत हार की पूरी क्षमता रखता है। तो इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में भी युवाओं का काफी अधिक योगदान रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रदेश में इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की भागीदारी काफी अधिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि युवा मतदाताओं की संख्या इस बार 70% से अधिक है। और इसमें आयु वर्ग की बात की जाए तो 30 से 39 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 27% के लगभग है। ये ऐसी उम्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति देश के भविष्य को लेकर आसानी से निर्णय ले सकता है। वहीं युवा मतदाता भी अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों को चुनने का काम करेंगे। हर किसी की अपनी समस्या है, जो उनकी समस्याओं का निर्धारण करेगा वो ऐसे प्रत्याशी को चुनने का काम करेंगे। देखिए, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वो किसी के धर्म के और ना ही किसी के संप्रदाय के आधार पर चुनाव वोट नहीं दिया जाएगा। जो वोट दिया जाएगा ये 5 साल में क्या काम हुआ और किस क्षेत्र के लोगों ने कितना दिखे। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो टिहरी लोकसभा के अंदर आता है। तो सबसे पहली बात तो सवाल खड़ा होता है कि हमारे टिहरी लोकसभा की जो प्रत्याशी हैं और जो सांसद भी हैं अभी तक, वो पूरे 5 साल गायब रहती है। तो पहले तो उसी पे सवाल उठता है
और साथ ही साथ जब हम लगातार पेपर लीक हो, तमाम मुद्दे हों, उन पर सवाल उठा रहे थे, तब शासन प्रशासन और भाजपा सरकार सोई हुई होती है। तो हम जो बात करेंगे अपनी शिक्षा की, रोजगार की, और इस पर हम लोग चुनाव में इस बार वोट देंगे। हम किसी भी पार्टी के आधार पर वोट नहीं देने वाले। हमको पता है कि किस पार्टी ने कितना काम किया, उसके आधार पर हम लोग वोट देंगे। सर, जो प्रत्याशी अच्छा काम कर रहा होगा उसी को ही चुनेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? ये सर क्या कहते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हों, रोज़गार दे रहा हूँ साथ में, और सोसाइटी को चेंज कर रहा हूँ। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश में इस बार किस उम्र के कितने मतदाता हैं जो सियासी पार्टियों का भविष्य तय करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। 18 से 19 साल के मतदाता 1.45 लाख हैं। 20 से 29 साल के मतदाता 16.60 लाख हैं। 30 से 39 साल के मतदाता 22.44 लाख हैं। वहीं 40 से 49 साल के मतदाताओं की संख्या 17.04 लाख है। 50 से 59 साल के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ 11.86 लाख है। 60 से 69 साल के मतदाताओं की बात करें तो 7.5 लाख है। वहीं 70 से 79 साल के मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 4.14 लाख है। 80 से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 1.54 लाख है। लोकसभा चुनाव परिणाम को तय करने में इस बार अहम भूमिका युवा मतदाता यानी कि 18 साल से 49 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं की होगी। इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 70% युवा मतदाता अपना मतदान करके अपने प्रत्याशी को चुनने का काम करेंगे। वहीं मतदाताओं का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट ऐसे प्रत्याशी को देंगे जो उनके मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करे और रोजगार से लेकर शिक्षा तक सभी सुविधाएं मिल सके। हमारे मेन मुद्दे तो यही रहेंगे कि जैसे ये मूल निवास का मुद्दा है और ये भू कानून का जो मुद्दा है, ये जो मेन मुद्दे हैं, ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए तो मेन मुद्दे यही हैं। लोकसभा जैसे 24 में चुनाव आ रहे हैं, तो हम लोग हैं जो सारी जनता और हम लोग हैं उत्तराखंड में है जैसे, तो यहाँ मूल निवास है, धारा 371 है, आंदोलनकारियों के भी मुद्दे हैं और जो यहाँ की ज़मीनें बिक रही हैं उस मुद्दों पे हम वोट डालेंगे। वहीं लोकसभा क्षेत्रवार बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता सबसे अधिक हरिद्वार लोकसभा सीट पर हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट में 32,418, नैनीताल लोकसभा सीट पर 30,523, गढ़वाल लोकसभा सीट में 29,919, टिहरी लोकसभा सीट में 28,628 और सबसे कम अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 23,722 युवा मतदाता हैं। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 18 से 49 साल के बीच 70% मतदाता युवा हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार कितना प्रतिशत लोकसभा चुनाव में मतदान होता है। उधर चंपावत में परिवहन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। टीएसआई आनंद सिंह बिष्ट ने बताया कि विभाग लोहाघाट और चंपावत में प्राइवेट टैक्सियों, स्कूल बसों और केएमओयू की बसों का अधिग्रहण कर रहा है ताकि चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि शासन ने चुनावी ड्यूटी में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए धनराशि जारी कर दी है। हमारे एआईटी सर के निर्देशों के अनुसार ही निर्वाचन की गाड़ियों को सबको पकड़ा जा रहा है। 17 तारीख की इलेक्शन की डेट है इनकी। इसमें स्कूलों की गाड़ी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है और जो जितनी मैक्सी एक्सी हैं इन गाड़ी का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। अब की बात शासन से भी इनके पैसे ऐसे सब कुछ चिट्ठियाँ हो गए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके गाड़ी वाले को। लगभग ये मान के चलिए मैक्सी कैब को 300 साढ़े 300 के मतलब ये मैक्सी कैब बड़ी गाड़ी जो इनको अधिग्रहण करना पड़ेगा। रुड़की पहुंचे स्वामी सदगुरु रितेश्वर महाराज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनने के लिए भाजपा आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के परचम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे। सनातन धर्म के आगे रहने से एक लाभ ये होगा कि सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अर्थात सनातन धर्म 8 अरब लोगों की बात करता है। मुझे लगता है सिर्फ भारत के लोग ही नहीं 8 अरब लोग खुश होंगे कि अगर इस संप्रदाय और इस संस्कृति को मानने वाला कोई व्यक्ति शीर्ष पर आता है तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। तो यह सबके लिए है और ये सरकार कंटिन्यू करेगी। तो मुझे विश्वास है जो चीज़ें हमने गुलामी के काल में खो दी हैं, धीरे धीरे वो प्राचीन संस्कृति हमारे पास आएगी।
मुजफ्फरनगर के चर्चित रामपुर तिराहा कांड मामले में 3 दशक के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने मामले में पीएसी के 2 सिपाहियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया। आखिर कैसे घटी थी अमानवीयता की ये घटना, इस रिपोर्ट में देखिए। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद आया फैसला। महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पीएसी के 2 जवान दोषी। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। 3 दशक बाद पीड़िता को मिला इंसाफ। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ उसके घाव आज भी लोगों को सन कर देते हैं। 1 अक्टूबर की रात में अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि 2 दिन इतिहास के काले अध्याय के रूप में छप गए। आज भी इस घटना को याद कर लोग सिहर उठते हैं। रामपुर तिराहा कांड के 30 साल बाद आखिरकार पीड़िता को इंसाफ मिला। कोर्ट ने पीएसी के 2 सिपाहियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी पीएसी के सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर आरोप साबित किए और इसमें 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया था। चमोली जिले की रहने वाली महिला ने पुलिस और पीएसी के जवानों पर छेड़छाड़ और बस के अंदर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 30 साल बाद आखिरकार पीड़िता को इंसाफ दिलाते हुए दोनों जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो वहीं दूसरे मुकदमे में 27 पुलिसकर्मियों पर अब भी केस चल रहा है। वास्तव में वो जो जघन्य जो कांड था, जिस प्रकार से रामपुर तिराहे पर हुआ था, हर साल हम बरसी मनाने जाते हैं वहाँ रामपुर तिराहा में मुजफ्फरनगर में, और हर बार ये संकल्प लेते थे कि इनके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी होनी चाहिए। अब ये कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, दोषियों को सज़ा मिली है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, उनके उस समय के संघर्षों को आज न्याय व्यवस्था ने भी उचित ठहराया है। देखिए, बहुत ही दुखद क्रमता विलम्ब बहुत हुआ, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में न्यायालय भी जल्दी जल्दी निर्णय करते हैं। और मैं आज कह सकता हूं कि जिनको जो दोषी पाए गए, हम तो उससे ज़्यादा सज़ा की अपेक्षा रखते थे। न्यायालय का निर्णय सर्वोदय है। आज एक प्रकार से उन मातृ शक्ति को और जो आंदोलनकारी थे उनको चैन की सांस मिली है। अब आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा कांड कब और कैसे हुआ। 1 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य उत्तराखंड बनने की मांग को लेकर देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। देर रात मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया था। जब आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की थी। इसमें 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई। अचानक नारेबाजी और पथराव भी शुरू हुआ। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया। करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। इसी झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के भी आरोप लगे। बाद में कई सालों तक मुकदमा भी चला। इस बर्बरता के बीच स्थानीय लोगों ने महिलाओं और आंदोलनकारियों को अपने स्थानों पर शरण भी दी। मामले में खबर लगी तो देर रात 3 बजे के करीब 40 बसों से आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर पहुंचे और फिर झड़प शुरू हुई। हालांकि 2 अक्टूबर 1994 के दिन मामला ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। इसमें यूपी पुलिस ने करीब 24 राउंड फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की और दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज कराया। इसमें पीएसी गाजियाबाद में सिपाही पद पर तैनात मिलाप सिंह, जो एटा का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी सिपाही वीरेंद्र प्रताप, जो सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, दोनों पर आरोप साबित हुआ। देखिए, न्यायपालिका का जो फैसला है, जिस तरह की स्थितियां होंगी उन्होंने जो भी फैसला दिया उसका हम सम्मान करते हैं।
लेकिन हम लोग बहुत दुखी भी हैं, क्षुब्ध भी हैं। जो वास्तविक दोषी थे उनके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, न सरकारों की ओर से उठाया जा रहा है और न हमें ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका में पता नहीं कितना समय लगेगा। 30 साल इस कांड को, 29 साल हो गए, 94 में कांड हुआ था और दुर्भाग्य है इन सरकारों का कि जिन्होंने पहल नहीं करी। और मैं कहती हूँ आज भी आंदोलनकारी की पहल थी वो, जिस पहल के कारण उन 2 लोगों को सज़ा सुनाई दी। देखिए ऐसा है कि हम कोर्ट की सराहना भी करते हैं एक तरफ से कि उन्होंने देर आए सज़ा दी, लेकिन हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि आदेश करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे उसमें बुआ सिंह हो चाहे के सिंह हो, डीएम और एसएसपी, इनको क्या सज़ा देंगे आप? कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की ये राशि पीड़िता को दी जाएगी और इस तरह से आखिरकार 30 साल बाद इस घटना के पीड़िता को इंसाफ मिला है। वहीं दूसरे मुकदमे में 27 पुलिसकर्मियों पर अब भी केस चल रहा है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की इसको संज्ञा देते हैं और 30 वर्ष बाद न्याय मिलने पर भी हमें बड़ा क्षोभ है, निराशा है कि इतने लंबा समय क्यों लग गया। बहुत सारी जो आंदोलनकारी थे, उम्रदराज थे, वो स्वर्ग सिधार गए। दूसरी जनरेशन अभी संघर्ष कर रही है, तो न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। उधर लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.96 ग्राम स्मैक और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, साथ ही 2000 से ज्यादा नकदी भी बरामद की। लक्सर कोतवाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने आम चुनाव की तैयारियों पर दिया अपडेट। कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, कहा सुविधा मोबाइल ऐप पर उम्मीदवारों के लिए हर जानकारी। आचार संहिता के उल्लंघन पर भी आयोग की नजर। राजधानी देहरादून से भाजपा ने फूका चुनावी बिगुल, खोला 5 लोकसभा सीट के लिए चुनावी कार्यालय। उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख भी तय, 22 से 27 मार्च तक बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नॉमिनेशन। हल्द्वानी में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर बैठे मतदान की सुविधा। बीएलओ को दी गई फॉर्म नंबर 12D की जानकारी। पोस्टल बैलेट के जरिए दिव्यांगजन और बुजुर्ग करेंगे मतदान। और युवा उत्तराखंड के भविष्य की कुंजी युवा मतदाताओं के हाथों में। प्रदेश में 70% से ज्यादा युवा मतदाता लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का तय करेंगे भाग्य, निर्णायक होगी भूमिका।